हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। हम बच्चों क्लास 7 का लेसन नंबर 5 पर्यावरण टॉपिक लेकर आए हैं। हमने पिछले वीडियो के अंदर पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की परिभाषा देखी है, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, जिनमें से हमने प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक और मानव घटक के बारे में पढ़ा। प्राकृतिक जो घटक था उनके अंदर हमने दो घटकों के बारे में अध्ययन किया था, उनकी विशेषता पढ़ी थी। पहला था स्थल मंडल और दूसरा था जैव मंडल। इन दो घटकों के बारे में हमने विश्लेषण के साथ अध्ययन किया था। आज बच्चों प्राकृतिक घटक के और जो घटक बचे हुए हैं, जैसे जल मंडल और वायुमंडल, उनके बारे में अध्ययन करेंगे और उनकी विशेषता भी बताएंगे। बच्चों हम लेते हैं आज के का टॉपिक वायुमंडल। आज का टॉपिक वायुमंडल को हम वायुमंडल के अंदर वायुमंडल की परिभाषा, वायुमंडल की विशेषता के साथ हम अध्ययन करेंगे। तो वायुमंडल की परिभाषा सीधी सी है, पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण, जैसे कि हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर वायु का क्या पाया गया, आवरण है। तो किस किस गैस का आवरण है? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, आर्गन का, नियोन का, ओजोन, मीथेन, ये सारी की सारी जो गैस है वो इसके अंदर पाई जाती है। ये सारी गैसें हमारे किस में पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर ये सारी गैसें देखने को मिलती है। हम यदि अगले बिंदु की बात करें, धरातल पर समस्त वायुमंडलीय दशाओं तथा जीवधारियों के लिए यह वायुमंडल आवश्यक है। और धरातल पर पाए जाने वाले समस्त, चाहे वो कोई भी जीवधारी हो या कोई भी जीवन पाए जाने वाले प्राणी हो, उनके लिए हमारा वायुमंडल अति आवश्यक है। हम उदाहरण के रूप में हम मानव के रूप में लेते हैं कि वायुमंडल है तो बारिश होती है, वायुमंडल है तो हम जीवन जीने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो प्राप्त होती है। यदि वायुमंडल नहीं होगा तो ना जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त होगी और ना ही हमें बारिश की जो जरूरत होती है वो प्राप्त होगी। हम तीसरे बिंदु को लेते हैं, जलवायु के अंतर्गत दीर्घकालीन परिस्थितियों तथा मौसम के अंतर्गत वायुमंडलीय अल्पकालीन परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। देखो सबसे पहले हम लेते हैं जलवायु क्या है। पहले हम बात करते हैं जलवायु क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए जलवायु क्या है। इसकी परिभाषा सीधी है, थोड़े समय के लिए वायुमंडलीय दशा में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो होता है मौसम। थोड़े समय के लिए वायुमंडलीय दशा में जो परिवर्तन होता है वो तो क्या होता है, मौसम। लेकिन दीर्घकालीन या लंबे समय तक वायुमंडलीय दशा में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? जलवायु। क्या कहलाता है? जलवायु। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है दीर्घकालीन परिस्थितियों, और दीर्घकालीन परिस्थितियों किसमें परिवर्तन होता है? वायुमंडल के अंदर परिवर्तन होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? जलवायु। तथा मौसम के अंतर्गत वायुमंडल की अल्पकालीन परिस्थितियों का अध्ययन किया जाए। और मौसम के अनुसार क्या जाए तो कौन से परिस्थिति का अध्ययन होता है? अल्पकालीन। अल्पकालीन का मतलब थोड़े समय के लिए अध्ययन किया जाता है। इस तरह बच्चों हमने देखा कि जलवायु के लिए लंबे समय तक वायुमंडलीय दशा में परिस्थितियों में अंतर आता है, और मौसम के लिए निम्न या कम समय के लिए वायुमंडलीय दशाओं में क्या आता है? परिवर्तन आता है। अगले बिंदु की बात करें, वायुमंडल परिघटनाओं के अंतर्गत वायुमंडल की संरचना किसका अध्ययन किया जाता है? वायुमंडल की संरचना। और वायुमंडल की संरचना की बात करें बच्चों तो वायुमंडल की संरचना के अनुसार मुख्य रूप से 5 परतें पाई गई। कितने परतें पाई गई है? 5। सबसे ऊपरी जो परत है और उसके बाद में क्रमबद्ध कितने रूप में पाई गई है? 5। सबसे नीचे वाली जो परत है उसका नाम है शोभ मंडल। क्या है? शोभ मंडल। उसके बाद समताप मंडल। क्या है बच्चों? समताप मंडल। उसके बाद मध्य मंडल। क्या है बच्चों? मध्य मंडल। उसके बाद आयन मंडल। क्या है बच्चों? आयन मंडल। और उसके बाद बहिर्मंडल। क्या है? बहिर्मंडल। इस तरह कितने हुए परत? 5 हुई। पहली कौन सी हुई? शोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और 5वां बहिर्मंडल। लेकिन इन समताप मंडल के अंदर एक परत और पाई जाती है, उसे कहते हैं ओजोन परत। क्या कहे जाते हैं? ओजोन परत। और ओजोन जो परत है वो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोकती है। इस तरह बच्चों वायुमंडल की संरचना कितने रूपों में बटी गई है? 5 रूपों में बटी गई। फिर है उसके बाद में संगठन।
वायुमंडल के संगठन मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे गए हैं। सबसे पहला संगठन का नाम है गैसें, दूसरा धूलकण और तीसरा जलवाष्प। पहला है गैसें, दूसरा धूलकण और तीसरा जलवाष्प। और गैसें के अंदर हम लेते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, कीटोन और इस तरह विभिन्न प्रकार के गैसों का वर्णन हम इसके अंदर करते हैं। और धूलकण होते हैं वो वायु के अंदर बहुत ही बारीक होते हैं, जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश के आधार पर या प्रकाश के परावर्तन के आधार पर हम देखते हैं तो आसानी से दिखाई देते हैं। धूलकण हमारे वायुमंडल के अंदर जल वाष्प को संघनन करने के लिए अति महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि धूलकण से ही संघनन की प्रक्रिया होती है, बादल बनते हैं और क्या होती है, वर्षा होती है। और जल वाष्प, वायुमंडल के अंदर जो जल वाष्प का जो औसत परसेंट है वो बच्चों 2% है। कितना परसेंट है? 2%। और वैसे तो हमारे वायुमंडल के अंदर जल वाष्प है वो 0 से 4 के बीच में पाई जाती है, और जो क्षेत्र उष्ण ज्यादा होते हैं वहां जल वाष्प की कमी होती है, और जो क्षेत्र शीत होते हैं वहां जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। लेकिन 2% हमारे औसतन रूप से वायुमंडल के अंदर जल वाष्प पाई जाती है। फिर है ऊंचाई, और आपको मालूम ही है इन परतों की जो वायुमंडल की संरचना की जो ऊंचाई है वो अलग अलग है। यदि हमारे सौरमंडल की ऊंचाई देखते हैं तो 13 किलोमीटर तक है। सौरमंडल की ऊंचाई कितनी है बच्चों? 13 किलोमीटर। फिर समताप मंडल की देखते हैं तो 50 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 50 किलोमीटर। फिर मध्य मंडल की देखते हैं तो 80 किलोमीटर है। कितनी है बच्चों? 80। और फिर वहां पर देखते हैं आयन मंडल की देखते हैं तो 400 किलोमीटर है। कितनी है? 400। और वायुमंडल के देखते हैं तो कुछ वैज्ञानिक और भूगोलवेताओं ने इसकी 1000 किलोमीटर तक की दूरी बताई है, लेकिन इसका वास्तविक तथ्य हमें मालूम नहीं है। तो आपको मालूम हो गया होगा सौरमंडल कितनी हुई बच्चों? 13 किलोमीटर। सौरमंडल की 50, सौरमंडल की 13 किलोमीटर, समताप मंडल की 50 किलोमीटर, आयन मंडल की 400 किलोमीटर, इस तरह अलग अलग बताई गई है। तो वापस एक बार मैं लिख देता हूं, सौरमंडल कितनी हुई? 13 किलोमीटर, समताप मंडल की 50 किलोमीटर, मध्य मंडल की 80 किलोमीटर और आयन मंडल की 400 किलोमीटर, और इसकी जो कहेंगे भूगोलवेता 1000 किलोमीटर भी बताई है। इस तरह इनकी ऊंचाई पाई जाती है। फिर अपन देखते हैं तापमान। आपको मालूम ही है वायुमंडल का जो तापमान वो स्थिर नहीं है, उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। और कुछ भूगोलवेताओं का ये मानना है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं लगभग 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो कितना तापमान कम होता है? 1 सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है बच्चों? कम हो जाता है। ये याद आपको रखना है। फिर है वायुदाब। देखो वायुदाब की सीधी परिभाषा क्या है? पृथ्वी के क्षेत्र पर लगने वाला वायु के दाब या वायु का प्रेशर क्या कहलाता है? वायुदाब कहलाता है। और वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, और मापने की जो इकाई है वो MB है, मतलब मिली बार है। क्या है बच्चों? मिली बार। पवनों की गति, पवनों की जो गति है वो पवनों की अलग अलग बताएगी। कुछ पवन है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है, और कुछ पवन है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। जैसे व्यापारिक पवन है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है, और पश्चिम पवन है वो पश्चिम से किस तरफ चलती है? पूर्व की तरफ गमन करती है। इस तरह सभी का क्या होता है? स्पीड और गति क्या होती है? अलग अलग पाई गई है। दिशा, उत्पत्ति, और आपको मालूम ही है पवनों की उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 3 भागों में बांटा गया। जैसे अपन यहाँ पर देख लेते हैं पवनों की उत्पत्ति के आधार पर जो 3 भाग है वो सबसे पहले आपको कौन कौन से सबसे ये इस क्षेत्र में पाई जाती है उसका नाम है व्यापारिक पवन। क्या है बच्चों? व्यापारिक पवन। और इन दोनों क्षेत्रों की किस प्रजाति के अंदर पाई जाती है उसका नाम है पछुआ पवन। क्या है बच्चों? पछुआ पवन। और दूरों के निकट पाई जाती है उसे कहते हैं दूरवीय पवन। इसके अलावा और अपने स्थान विशेष के आधार पर देखते हैं तो उनकी सभी जातियों के पवने क्या है? अलग अलग है। जैसे भारत के अंदर देखते हैं तो लू, ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में देखते हैं तो चिनूक, और फ्रांस में देखते हैं तो उसके अलग। तो हर क्षेत्रों में क्या पाई गई? अलग अलग देखने को मिलती है। प्रकार आर्द्रता के रूप में, और वायुमंडल के अंदर आर्द्रता बारिश का या वर्षा करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वायुराशियां, वायुराशि क्या है? जब दो विपरीत तापमान की
वायु आपस में मिलती हैं उस क्षेत्र को कहते हैं वाताग्र, और वाताग्र से उत्पन्न होने वाली जो राशि होती है उसे क्या कहते हैं? वायु राशियां। जैसे एक अधिक गर्म वाली और एक ठंडे तापमान है, जहां भी वायु मिलेगी उस क्षेत्र को कहते हैं वाताग्र, और वाताग्र के कारण उत्पन्न होने वाली राशि को क्या कहते हैं? वायु राशियां। एवं विक्षोभ, विक्षोभ का मतलब होता है सर्दियों के अंदर जो बारिश होती है उसे क्या कहते हैं? विक्षोभ कहा जाता है। और स्थानीय भाषा के अंदर इसे क्या कहते हैं बच्चों? मावट। क्या कहता है बच्चों? मावट के नाम से जानते हैं। विश्व की जलवायु, और विश्व की जलवायु का जो वर्गीकरण है बच्चों वो किसने किया था? कोपेन ने किया था। किसने किया था? कोपेन नामक भूगोलवेत्ता थे जिसने विश्व की जलवायु का क्या किया था? वर्गीकरण किया था। कब किया था बच्चों? 1918 में। कब किया था? 1918 के अंदर भी कोपेन नामक भूगोलवेत्ता ने जलवायु का क्या किया था? वर्गीकरण किया था। मेघा आच्छादन, मेघा आच्छादन का मतलब मेघ का ढका हुआ होना, और मैंने आपको पहले ही कहा था जलवाष्प और धूलकण जब संघनन होते हैं तो मेघ या बादल का निर्माण होता है। वृष्टि, वृष्टि मुख्य रूप से दो भागों में पाई जाती है। एक होती है जल के रूप में और एक होती है हिम के रूप में। जल के रूप में पाई जाती है उसे वर्षा कहते हैं, और बर्फ के रूप में पाई जाती है उसे हिमपात कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमपात कहते हैं। आदि का अध्ययन है वो हम वायुमंडल के अंतर्गत करते हैं। अब बच्चों हमारे प्राकृतिक घटक का अंतिम जो घटक बचा है वो है हमारा जलमंडल। क्या है बच्चों? जलमंडल। अब हम जलमंडल में क्या विशेषता पाई गई है उसके बारे में देखते हैं। जलमंडल का यदि हम पहले बिंदु की बात करें तो जलवायु में, जलमंडल में पृथ्वी तल पर विस्तृत समुद्रों एवं महासागरों से संबंध रखने वाले विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। देखो जलमंडल के अंदर पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो महासागर हो, चाहे नदियां हो, उन सभी के तथ्यों का अध्ययन करवाते हैं जिससे हम जल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का 2/3 से अधिक क्षेत्र जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी का 2/3 से अधिक भाग किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया था 71% भाग पर क्या है? जल है, और 29% भाग पर क्या है बच्चों? स्थल है। इसलिए अपन कहते हैं 2/3 से अधिक भाग पर क्या पाया गया है? जल पाया गया। यदि हम तृतीय बिंदु की बात करें, कितने बिंदु? तृतीय। यदि तीसरे बिंदु की बात करें तो जलमंडल में सागरों, सागर, महासागर की उत्पत्ति और के बारे में जानकारी मिलती है। सागर और महासागर की उत्पत्ति के बारे में जानकारी, और आपको मालूम ही है महासागरों की जो उत्पत्ति है वो 480 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। महासागर उत्पत्ति कब हुई थी बच्चों? 480 करोड़ वर्ष पूर्व, 400 वर्ष पूर्व हुई थी। कितनी हुई थी? 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। और इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर, और विश्व का सबसे छोटा महासागर है वो आर्कटिक महासागर है। एवं वितरण, और विश्व के किन किन क्षेत्रों में कितना महासागर या जलभाग पाया जाता है इनके बारे में जानकारी देता है। और आपको मालूम ही है पृथ्वी के ऊपर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से हम जल की तुलना करें तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थल भाग ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या भाग ज्यादा है बच्चों? स्थल भाग, और दक्षिण गोलार्ध में जल भाग अधिक है। और आपको मालूम है 71% भाग पर क्या है? जल है। उसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कितने % भाग पर जल है? 61% भाग। उत्तरी गोलार्ध के अंदर कितने % भाग पर है? 61% भाग पर, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर देखते हैं लगभग 81% भाग पर क्या पाया गया है? जल पाया गया। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग ज्यादा है। समुद्री नितल, समुद्री नितल का मतलब होता है कि जब समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु मर सड़ जाते हैं तो सभी जाकर तले में गिर जाते हैं और एक मैदान का निर्माण बनता है, वो समुद्री नितल कहलाता है। और समुद्री नितल को महासागर मगन तट, महासागरीय तट, समुद्री मैदान, गर्त आदि के नामों से भी इसे जानते हैं। जल के भौतिक गुण, जल का जो भौतिक गुण है वो ठोस रूप में भी देखने को मिलता है और द्रव्य अवस्था में देखने को मिलता है और गैस अवस्था के अंदर भी देखने को मिलता है। तो जल 3 रूपों में मिलता है। जल वाष्प है वो गैस के रूप में होती है, बर्फ है वो ठोस रूप में पाई जाती है, और जल है स्वयं वो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो जल की 3 विशेषता होती है, ठोस, द्रव्य और गैस।
एवं रासायनिक निक्षेप भी पाए जाते हैं। आपको मालूम ही है, जब नदियां जल लेकर समुद्र में गिरती है तो बहुत सारी चट्टानों को घर्षण करती हुई जाती है, जिसके कारण उसमें पाए जाने वाले जो रासायनिक तत्व हैं वो जल में घुल जाते हैं और समुद्र में जाकर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सभी कहाँ से मिलते हैं, महासागर से मिलते हैं। और पेट्रोलियम खनिज है, कोयला है, गैस है, ये भी हमें कहां से मिलते हैं, महासागरों की तली से ही प्राप्त होता है। महासागरों में तापमान, महासागरों के जो औसत तापमान है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है बच्चों, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। और आपको मालूम ही है, ऊपरी तली के ऊपर महासागर का तापमान अधिक पाया जाता है और गहरे में जैसे जैसे जाएंगे तापमान में क्या आती जाएगी बच्चों, कमी आती जाएगी। लवणता, लवणता महासागरों के प्रतिवर्ग जो जल पाया जाता है उसके अंदर लवण की मात्रा होती है बच्चों। और आपको मालूम है विश्व का सबसे खारा जो सागर है वो है मध्य सागर। विश्व का सबसे खारा सागर कौन सा बच्चों, मध्य सागर। और यदि झील की बात करें बच्चों तो वो है अपन की तुर्की की वान झील, तुर्की की वान झील। ये विश्व की सबसे खारी झील में से एक है। तो विश्व का सबसे खारा सागर कौन सा हुआ, मध्य सागर। और विश्व की सबसे खारी झील कौन सी हुई, तुर्की की वान झील। फिर है घनत्व, आपको मालूम ही है जल का जो घनत्व है वो सभी जगह पर एक समान नहीं देखने को मिलता है। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा क्या है, काफी बार बच्चों क्वेश्चन आता है। तो ज्वार भाटा का सीधा सा अर्थ है समुद्र तल, जल का जो तल होता है उसे कहता है समुद्र तल। समुद्र तल से जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और समुद्र तल से जल का नीचे बैठना क्या कहलाता है, भाटा। मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो ये हमारा जल का स्तर है, ये हमारा क्या है बच्चों, जल का स्तर है। इस स्तर से जल उठकर यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब जल कहां पहुंच गया, यहाँ तक। तो जल पहले स्थल कहां था, यहाँ तक, और तो अब कहां पर आ गए, यहाँ तक। तो समुद्र तल से जल का वापस ऊपर उठना, ये ऊपर उठा ना, यहाँ से क्या हुआ, ऊपर उठना क्या कहलाता है, ज्वार। और जब वापस नीचे बैठ जाता, उसी स्थान पर वापस आ जाता है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है बच्चों, भाटा। क्या कहा जाता है, भाटा। तो जल स्तर का ऊपर उठना ज्वार और नीचे बैठना वापस भाटा कहलाता है। और ये जो स्थिति है वो पूर्णिमा और अमावस्या को होती है ज्यादातर, पूर्णिमा और अमावस्या को होती है, जिससे यहाँ पर दृक ज्वार आता है। कैसा आता है बच्चों, दृक ज्वार भाटा आता है। लेकिन अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हमेशा लघु या निम्न ज्वार आता है। तो याद रखना उच्च ज्वार कब आता है बच्चों, अमावस्या और पूर्णिमा को। और अष्टमी चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, उस समय हमेशा कौन सा ज्वार आता है, निम्न ज्वार आता है। और इन ज्वार भाटा का उत्पन्न होना सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल है। किसका बल है बच्चों, सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल है, जिसके कारण ये ज्वार भाटा की क्या होती है बच्चों, उत्पत्ति होती है। प्रवाल वृत्तियां, आपने देखा होगा समुद्र के अंदर बहुत सारे प्रवाल जीव पाए जाते हैं। और प्रवाल जीव जब मर जाता है तो समुद्र में जाकर एक जगह क्या हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं। और उन्हीं इकट्ठे हुए जो भित्ति का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, प्रवाल भित्ति। लहरें और आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो हमने देखा कि जल मंडल के अंदर इन सभी तत्वों की अध्ययन होता है। और इसके अलावा हमने इसकी पूर्ण रूप से विशेषता भी पढ़ी है। अब हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यदि बच्चों आपको याद होना चाहिए 5 जून किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखना है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो बच्चों, जब पैसों का निर्माण नहीं हुआ या रुपयों का निर्माण नहीं हुआ, उसी समय व्यापार तो होता ही था। लेकिन उस समय जो व्यापार होता था वो था वस्तु विनिमय। क्या था, वस्तु विनिमय, जिसमें वस्तु को देकर ही वस्तु खरीदी जाती थी। इसलिए इसमें परिभाषा के रूप में मैंने ऐसे ही बनाई है, ऐसी पद्धति जिसमें वस्तु की अदली बदली का व्यापार होता है, जिसे धन का प्रयोग नहीं होता। वस्तु की अदली बदली होती है लेकिन धन का प्रयोग नहीं होता है, उसे क्या कहता है बच्चों, वस्तु विनिमय। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो राम नाम का एक व्यक्ति है और उसको क्या बेचना है बच्चों, गेहूं बेचना है। राम नाम का एक व्यक्ति है, उसको क्या बेचना है, गेहूं। और उसको क्या चाहिए थे, चावल। क्या चाहिए थे, चावल। तो अब राम ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिनको गेहूं की जरूरत है और चावल को क्या करेगा, बेचेगा। तो वो किसी श्याम नाम के व्यक्ति को ढूंढा जिसको किसकी जरूरत थी, गेहूं की आवश्यकता थी। किसकी थी, गेहूं की आवश्यकता थी। और उन्होंने
चावल को किसको बेच दिए, शाम। इस तरह शाम ने गेहूं दिए, नहीं शाम ने गेहूं दिए और शाम ने क्या दिए, चावल। और इस तरह का जो व्यापार हुआ वो बच्चों कौन सा हुआ, वस्तु विनिमय व्यापार। यदि अपन अगले बिंदु की बात करें वो है पारितंत्र, इकोसिस्टम। पारितंत्र एक जीवों का एक समूह की तरह होता है जिसमें ऊर्जा प्रवाह देखने को मिलता है। देखो पारितंत्र की यदि बच्चों आपसे परिभाषा पूछ ली जाए तो इसमें सीधी सी परिभाषा है, किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल अथवा वायु के ऐसा अंशसंबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह और पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समाहित। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें सब जो भी जीवधारी है वो भूमि है, जल है, वायु के साथ ऐसा संबंध बनाए जिससे उनमें ऊर्जा का भी प्रवाह हो और पोषण श्रृंखला भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे, उसी को हम क्या कहते हैं, पारितंत्र। क्या कहते हैं बच्चों, पारितंत्र। अब हम बच्चों लेते हैं बिंदु मानवीय पर्यावरण क्या है। मानवीय पर्यावरण क्या है, तो यदि इसकी परिभाषा पूछी जाए तो हमारे चारों ओर पाए जाने वाले मानव निर्मित तत्वों का आवरण जिसमें मानव की आवश्यकता की क्या हो, पूर्ति हो। वापस सुन लेना, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले मानव निर्मित तत्वों का आवरण जिससे मानव की आवश्यकता की क्या हो, पूर्ति हो, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, पर्यावरण कहा जाता है। तो इस तरह बच्चों आज हमारा कक्षा 7 का लेसन नंबर 1 पर्यावरण कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।